अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हालात। आज 31 जुलाई है और कल से अगस्त का महीना शुरू हो रहा है। आज़ादी का महीना भी है, उसमें फेस्टिविटी और उसमें माहौल एक अलग होता है। लेकिन ये जुलाई का महीना, इसमें कितना कुछ हो गया। मतलब जंग दोबारा शुरू हुई, फिर जंग में एक तातुल आया, फिर अब हमले दोबारा शुरू हो गए हैं, फिर पेट्रोल की प्राइसेस रोज़ाना की बुनियाद पर तय होना शुरू हो गई। मार्केटों की सूरत हाल आप देखें तो वो पहले ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और सियासी गहमा गहमी, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जुलाई के महीने में हमने देख लिया है, लेकिन अभी भी जुलाई के महीने का आखिरी दिन आज है। इट्स नॉट येट ओवर। साथ ही हमारे पास एक खबर आ रही है कोयटा से, जो कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है। कोयटा में कोयले की कान में धमाका हुआ है। 34 कान जहाँ वाहक हुए हैं और कान के मालिक का कहना है कि धमाके के वक्त 42 मजदूर इसमें मौजूद थे। धमाका मीथेन गैस के बायस हुआ है। 8 दीगर मजदूरों की तलाश भी जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और उन्होंने कहा है कि गफलत या कोताही का अगर कोई जिम्मेदार हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इट इज़ रियली रियली ट्रैजिक। मतलब हमारे कानकनों की सेफ्टी, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में जहाँ कानकनी होती है। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या हिफाजती इक़दामात लिए जाते हैं इंसानी जानों की हिफाजत के लिए, ताकि कोई सानहा ना हो, कोई नुकसान ना हो। तो मतलब ये पहला वाक़या नहीं है, ऐसे मुताद्दिद वाक़यात हमने माजी में भी रिपोर्ट किए हैं। इसी एक धमाके में 34 अफराद की जान चली गई है और ये गुर्बत की निचली से निचली सतह पे ख़ानदान ये सर्वाइव कर रहे होते हैं। और 34 मज़दूरों की जान चले जाना का मतलब है कि 34 ख़ानदान मुतासर हुए हैं इससे। इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी वील कीप यू पोस्टेड। एक और ख़बर हमारे पास ये है कि ब्रॉडपीप पर बर्फ़ानी तोदा गिरने के बाद 10 कोपहमा लापता हो गए हैं। अल्पाइन क्लब के मुताबिक कोपहमाओं से कई घंटे से राबता नहीं हो पा रहा है। लापता होने वालों में आलमी शोहरत याफ्ता माउंटेनियर नमज़दाई भी शामिल हैं और जिन पर कई डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बन चुकी हैं। और इनके साथ नेपाल के 4 कोपहमा हैं, हुंजा के सुहेल शेखी हैं, अमरीकी, ओमानी और चीनी कोपहमा भी शामिल हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। निम्स पे बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह भी बनी हैं। इनके स्किल ऑफ माउंटेनियरिंग पे इनको कवर किया गया है। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट माउंटेनियर क्लाइंबर। इन्होंने 48,000 मुतअद्दिद पीक्स सर कर चुके हैं और माउंटेनियरिंग की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कोपहमा इस ख़बर को बड़ा फॉलो कर रहे हैं, इस पे निगाह जमाए हुए हैं कि कब इनसे मुताल्लिक़ कोई भी ख़बर सामने आती है। ब्रॉड पीक पर यह हादसा हुआ है, सानहा हुआ है, जिसमें 10 कोपहमाओं की तलाश अभी तक जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। उधर अमेरिका ईरान जंग की बात करें तो एक तरफ जहां हमें लेबनान से खबर आ रही थी कि हमास और इजराइल के दरमियान कोई माहिदा हो गया है, जहां हमास भी राज़ी है इस माहिदे पे, वहां हम देखते हैं कि यहां तो जंग का दायरा कार फैलता ही चला जा रहा है। और पर्टिकुलरली अब मिस्र की बंदरगाह तक ये ड्रोन हमले पहुंच गए हैं। ऑल्दो मिस्र ने कहा है कि वी आर स्टिल ट्राइंग टू डिटर्मिन कि किसकी तरफ से हमले किए गए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से बगैर कोई तफसील बताए ये ज़रूर कहा गया है कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई मज़ीद तो हम इस जंग का दायरा कार और फैलाने की सलाहियत रखते हैं और दुनिया भर की जो कार्गो इंडस्ट्री है और शिपिंग इंडस्ट्री है और तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई है उसको मज़ीद मुतासर कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग का दायरा कार यमन, इराक से होता हुआ मिस्र जा पहुँचा है। अमेरिका और ईरान ने कल भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे। अमेरिका ने ईरान के 9 शहरों पर हमले किए हैं। फ़िलहाल खत्ते के हालात बेहतरी के बजाय पता नहीं बिगाड़ की तरफ ही जाते नजर आ रहे हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें दावा किया गया कि कई अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के अलावा 3 जदीद F-35 लड़ाका तैयारे भी तबाह हुए हैं। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी की हैं। अमरीका ने 3 F-35 तैयारे तबाह किए जाने का ईरानी दावा मुस्तरद किया है। कुवैत में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन, हैंगर्स और तेल के डिपो तबाह करने का दावा किया गया है। उधर बहरीन में भी शेख ईसा बेस पर अमरीकी फ़ौज के पावर जनरेटर्स और नेविगेशन सिस्टम्स और इंतज़ामी इमारतों को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। सऊदी अरब ने जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया है
और सऊदी अरब ने 13 ममालिक के साथ की बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया है, जिसमें तुर्की है, पाकिस्तान के साथ तो उनका पहले ही दिफाई मुआहदा है, पाकिस्तान भी है, मिस्र है और इसके अलावा 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया है। उधर गजा के मामले पर एक अहम पेशरफ्त भी हुई है, जिसका हमने आपको इब्तिदा में भी बताया कि बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया है। सूरत हाल किस तरफ जा रही है? सफारती तजर्बा यही है, सीनियर सियासतदान भी हैं, सेनेटर शहरी रहमान साहबा साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सेनेटर साहबा, अब ये जंग अमेरिका और ईरान की तो है, लेकिन इसमें पहले इजराइल भी एक फरीक था। अब दीगर ममालिक तो इसमें फ़रीक हैं ही, क्योंकि हमले बहुत सारे ममालिक तक फैल गए हैं, जिसमें जॉर्डन है, यमन है, सऊदी अरेबिया है, अब तो मिस्र भी है। लेकिन इजराइल ना हमले फिलहाल कर रहा है, ना उस पर हमले किए जा रहे हैं, कोई ड्रोन, कोई मिसाइल इजराइल की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। सो ये क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इजराइल की तरफ से जो अपनाई गई है, और ईरान भी बड़ा मोहतात है इसको लेकर? जी शुक्रिया अब्दुल्ला, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम आप सबको। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि इजराइल की तो बात ही नहीं हो रही है। आप देख लें ना कि उनकी जो खास तौर से जारियत है गजा में, वो भी पसे पर्दा हो गई है। अब मतलब 2 दिन पहले थोड़ी सी बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान ने शुरू की है अपने फोन कॉल में, ज्यादातर कभी जॉर्डन से कभी तुर्की से, जहां जहां बातें चल रही हैं कि गजा में इनकी जारियत को रोका जाए, मगर ये कोई एक कंसर्टेड वो नहीं है, एक्शन नहीं है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इजराइल जो मेन एक्टर है, जिसने ये सब कुछ शुरू करवाया और जिसकी बुनियाद पे उनके ग्रेटर इजराइल के प्लान्स पर वो साइड पे बैठा हुआ है जी, वो साइड पे बैठा हुआ मजे ले रहा है और बड़े वहाँ पे और देखिए, क्योंकि अमेरिका उनका काम कर रहा है ना सारा, उन्हीं के सारे उनके जितने वसाइल हैं, खासतौर से दिफाई वसाइल, उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं, थैड हो जाए, पेट्रियट हो जाए, ये बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स हैं, वो आधे हो गए हैं करते करते, ये जंग लड़ते लड़ते। और अभी भी बुरानी कैफियत है जी पूरे वेस्ट एशिया में। और इजराइल जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ है, साइड पे, ना सिर्फ साइड पे बैठा है, मगर वो तो मैं समझती हूँ कि इसमें उनका तो बड़ा फायदा हो रहा है कि वो देख रहे हैं, मतलब तमाशा देख रहे हैं कि कशीदगी बढ़ रही है हर तरफ। मतलब आप देख रहे हैं जंग तो एक्सपैंड हो रही है, एक दिन एक्सपैंड होती है, एक हफ्ता रुकी रहती है, फिर इस तरह हो रहा है। अच्छा सेनेटर साहब, क्या वजूहात हो सकती हैं आपको? मतलब 2 हफ्ते हमले हुए, शदीद हमले हुए, फिर पाकिस्तान की सालसी दीगर ममालिक भी पड़े, कोई सॉर्ट ऑफ सीज फायर हुआ, अनाउंस तो नहीं हुआ एज सच, लेकिन बात हो गई थी कि जी अभी फिलहाल हमले नहीं होंगे, वो 5 दिन जारी रहा। उसके बाद दोबारा पाकिस्तान ने हमले कर दिए, फिर अमेरिका ने जवाबी हमले किए। मतलब सदर ट्रंप आपको पता है किस तरह की नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज उसके बाद यूज़ करते हुए नजर आए। क्या ईरान की साइड पे भी ये इशू नहीं हैंडल हो पा रहा कि हु इज़ द डिसीजन मेकर, किसकी से है, जो उनका इत्तेफाक राय है उसका क्लियर कट फुकतान है? एक टीम प्रॉब्ली चाहती है कि बातचीत आगे हो, बढ़े, MOU जो हुआ था उस पर कोई निगोसिएशन पे पेशरफ्त हो, दूसरी तरफ हमले हुए चले जाते हैं। वैसे ये हर मुल्क में, मतलब पाकिस्तान में इस पर आप नोट करें, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। सब चाहते हैं कि जो सारसी का पूरा एक सिलसिला चल रहा है, उसमें पाकिस्तान में हर सेक्टर, हर तबका चाहता है कि ये आगे बढ़े और अमन की तरफ पेशरफ्त हो। तो पाकिस्तान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, लेकिन आप देखें अमेरिका में भी है, ईरान में भी है, अमेरिका में भी वाज़े नजर आने लगे हैं क्रैक्स हर तरफ, और सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। जो भी स्ट्रैटेजी आगे बढ़ती है, जो जंग की बढ़ती है, और जो 2 कदम पीछे हटने वाली जो भी बढ़ती है, उसके अलग अलग कैंप्स हैं। ईरान में भी ऐसे ही है। जब ममालिक जंग पे जाते हैं तो ये ऐसे होता है जी। और क्योंकि जाहिर है एक एंटी वॉर लॉबी भी शुरू हो जाती है ना, क्योंकि उसके कॉस्ट देखते हैं, उसकी जितनी कीमत
पूरे माशरे और मुल्क को देनी पड़ती है, और इस वक्त तो पूरी आलमी सतह पर दुनिया को देनी पड़ रही है, वो सबको नजर आने लगता है। अपने वॉलेट पर जब दबाव पड़ता है, अपने गैस स्टेशन पर, अपने खाने की खुर्दोनोश अशिया पर, तो इन चीजों पर लोग फिर अपना एहतजाज सुनाते भी हैं, रजिस्टर करते हैं, और उसके फिर अपने अपने वकला बन जाते हैं ना, अपने अपने एडवोकेट्स बन जाते हैं। तो सियासतदान भी इसी जिम्रे में आते हैं। ईरान में भी आपने देखा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक पोजीशन होती है कभी, तो इस तरह तो होता है। जनरली दैट्स द केस। इवन पेंटागन में भी आप देखेंगे हार्ड लाइन होगी। इस वक्त तो प्रेसिडेंट ट्रंप की होती है, तो कभी जेडी वैंस का हमें सुनने में आता है कि वो कहते हैं बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए कि आगे चले बात। उनकी थोड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन रह रही है, क्योंकि वो आई थिंक डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है। जो देखिए मीडिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी एक लॉबी बनी जाती है, अमन की लॉबी बन जाती है, कहीं वॉर की होती है। तो ये स्टेक्स जो होते हैं अलग अलग, ये हर माशरे में, हर पॉलिटिकल कल्चर में, खास तौर से अच्छा, अब जहाँ पावर ईरानी तो जाहिर है पहले इतनी पाबंदियों में उन्होंने जिंदगी गुजारी है, सैंक्शंस हैं, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, उसके बाद भी उन्होंने सर्वाइव किया है। अब वो अगर चाहें तो प्रॉब्ली किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है कि ये जंग मज़ीद तवील हो और वो सर्वाइव कर जाए? अमेरिका में जहां अहम तरीन उनके अहदेदारों की तरफ से ये बयान सामने आते हैं कि हमारे शायद हमले रोकना मफाद में हैं, क्योंकि हमें हमारा स्टॉक ख़त्म हो रहा है और हमें इसका बमबारी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वहीं उन्हीं अहदेदारों की तरफ से भी कहा जाता है कि हमारे पास 2 हफ्ते का एक्सटेंसिव एक प्लान है जिसमें और शदीद बमबारी की जाएगी। सदर ट्रंप कितना और ऐसा चला सकते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? देखिए, उन्होंने तो आगे के इलेक्शन से अपना शायद उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उनकी सियासी साख अब वो ही खुद कैलकुलेट कर सकते हैं जी, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। एक हफ्ता अमेरिका से आवाज बुलंद होती है कि हम बात भी कर रहे हैं, और ये भी बात हो रही है। आप एज अ साइड बार ये नोटिस करें कि हर जगह मुक्तदर हल्के वाशिंगटन से भी, ईरान से भी, और इवन पाकिस्तान और कतर से बात हो रही है कि टॉक्स आर कैरिंग ऑन, यानी कि बातचीत जारी है। तो उधर भी हर तरफ जंग की लॉबी अगर है तो अमन की भी लॉबी, और कॉस्ट और स्टेबलाइजेशन यानी एटलीस्ट इस्तेकाम और सीज फायर की लॉबीज भी सरगर्म है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट, मतलब जो कीमत उनको देनी पड़ रही है। और अच्छा, ये हुसियों वाला जो मामला है शेरी साहिबा, हुसियों और सऊदी अरेबिया वाला जो मामला, अमेरिका की तरफ से इतना तो मिसकैलकुलेशन हुआ है कि वो समझ रहे थे ईरान बहुत जल्दी फिसल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। और शायद ऐसा मतलब उनको जरूर कीमत देनी पर, मैं समझती हूँ उनका जीडीपी काफी डिप्लीट हो गया, लेकिन उनकी जो सियासी पोजीशन है वो उसी पर रहेंगे जिस पर वो बहुत मुस्तहकम है, और ये रजीम उसी पोजीशन की वजह से कायम है ना। जी, वो नहीं चेंज करेंगे पोजीशन। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइएगा शेरी साहिबा, ये हुसियों और सऊदी अरेबिया वाला जो मामला है, उसी बाकायदा ज़ाहिर है बाकी मिलिशियास की तरह तो नहीं है, ठीक है, ईरान का असर और रसूख है, लेकिन बड़ा इंडिपेंडेंटली भी ऑपरेट करते हैं। फिर सऊदी अरेबिया ने एक बहरी इत्तेहाद भी कायम किया है, बहरी दिफाई इत्तेहाद, जिसमें पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। पाकिस्तान भी, जिसमें 14 ममालिक पाकिस्तान भी शामिल है। अब अगर यहाँ से मामला कुछ एक्सचेंज फायर होता है तो पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन कितनी ट्रिकी हो सकती है? इसमें हमारा क्या किरदार हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने तो मैं समझती हूँ बहुत ही संगीन मुश्किल हालात में ये नेविगेट किया है एक रास्ता, जिससे मुल्क का भी वकार बढ़ा है और पाकिस्तान की, मतलब इस्लामाबाद की एक पोजीशन आगे आई है। और जो भी सालमियत आपने देखी है, जो भी स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में आती रही है, वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एफर्ट की वजह से। तो पाकिस्तान आई थिंक अलायंस का हिस्सा को पाकिस्तान होना जरूरी है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं हो सकते हिस्सा। वो इसलिए कि बाकी सारे जीसीसी ममालिक भी इसमें हैं, और जितने अलायंसेस में पाकिस्तान हो सकता है वो बुरी बात नहीं है। मैं समझती हूँ नेविगेशन तो करते रहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सऊदी डिफेंस पैक्ट में इन्वॉल्व और एंगेज हैं जी। अच्छा शेरी साहिबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक और जो हमारा हालिया सियासी तनाज़ा चल रहा है, इस पे हम एक सवाल कर लूँ आपसे? जरूर।
कल वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक अहम बयान दिया जिसमें बड़ी बहस हो रही है। वो कह रहे हैं जी हम अगले 10 साल भी इन्हीं मसाइल को रो रहे होंगे। मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट या उन्हें सूबे कह लें या इंतज़ामी यूनिट कह लें, ये बनना नागुज़ीर हो चुके हैं और अदरवाइज़ मसले हल नहीं हो सकते। उसके बाद तलाल चौधरी साहब ने GOP बात की। उन्होंने कहा जी अगर इंतज़ामी यूनिट बनने हैं तो सिंध से फिर शुरू कर लें या किसी पंजाब से ना शुरू करें, क्योंकि पंजाब तो उनके मुताबिक डिलीवर सबसे बेहतर कर रहा है। आप समझती हैं कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो ये जो मौजूदा सिस्टम है ये अब नाकारा हो चुका है, आगे बढ़ना है तो किसी और सिस्टम की तरफ हमें देखना होगा? बहैसियत मेंबर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा मैं। जी, मैं सिंपल बात करूंगी। सबसे पहले तो हमने कोई मुसव्वदा ऐसा नहीं देखा है। पहली दफा एक सीनियर वजीर इस तरह अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी के सामने कभी कोई ऐसा मुसव्वदा, इस तरह का मंसूबा किसी ठोस जामे तरीक़ेकार या मंसूबे की तरह नहीं पेश किया गया, ना हमारी राय इस पर ली गई है। लेकिन बेहतर इस वक्त तो पार्टी आप देख रहे हैं, हम वैसे भी चाहते हैं हमेशा कि सियासी रास्ते हमेशा ढूंढे जाएं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हो या कहीं भी हो। इस वक्त पार्टी और हमारे चेयरमैन वहाँ भी काफ़ी मसरूफ़ हैं और वहाँ भी तनाज़ात उठे हैं। आपने देखा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मीरपुर के जो फेज़ था, उसके बाद अब ये मैं समझती हूँ ये वक्त शायद नहीं है इन बातें करने का, क्योंकि मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की गई, मगर जहाँ तक जो बात की जा रही है कि जी खर्चे बढ़ते जा रहे, खराजात बढ़े, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी कि आपको गवर्नेंस देखिए ठीक करनी है। आपने गवर्नेंस ठीक करनी है और हर दफ़ा ये कहना कि हम एक नया सिस्टम ला रहे हैं, वो अगर उसकी आपको पूरी जमहूरी सियासी आप उस पर कंसेंसस बना चुके होंगे तो फिर अलग बात है। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं पता कि मुल्क में किसी, अभी आपने पंजाब से भी सुन लिया कि कंसेंसस इस वक्त नहीं है, तो ये एक शायद उनकी सोच होगी, शायद मुझे नहीं पता किस तनाज़ुर में उन्होंने ये बात की है। लेकिन ये कहा गया, इतना मैंने सुना कि ही सेड कि ये मतलब हम बजट, हमारा डेट इतना बढ़ रहा है, कर्जे इतने बढ़ रहे हैं, तो बेशक कर्जे बढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई दो, हम बार बार ये, और बजट वक्त के वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात जो हैं वो भी कम होने, सबके अखराजात कम होने मासिवा फेडरल गवर्नमेंट के खास तौर से, क्योंकि जब आप सिस्टम बदल रहे थे यानी डेवोल्यूशन की तरफ जा रहे थे, जो आपका ओरिजिनल सिस्टम है, जो आपके 1973 आइन के मुताबिक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये यही डेवोल्यूशन का एक तर्ज था। तो इस हवाले से आप डबल अखराजात तो नहीं कर सकते जी कि जी मैं मसलन मैं हेल्थ मिनिस्ट्री नीचे भेज रही हूँ, आप और मैंने सोचा कि हम नीचे भेज रहे हैं, फिर आप मुझे कहें कि मैंने ऊपर भी रखना है जी। तो द होल पॉइंट ऑफ इट इज के जी आप अखराजात वहाँ के ख़त्म करेंगे, नीचे जाएंगे, टैक्सेशन सिस्टम आपका आपके मुल्क को सपोर्ट करे, बजाय इसके कि हम टैक्सेशन सिस्टम की तरफ जाएं। और आप देख कि ये क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहा मुल्क के अखराजात को, फ्रैंकली यही है ना, टैक्स से आपके रेवेन्यूज को सपोर्ट करना है। जी खर्चा ज़्यादा, तो खर्चे आप देख लें कहाँ ज़्यादा है, SOEs का ही आप प्रोग्राम कर ले मेरे साथ, कितने खर्चे कहाँ हो रहे हैं अलग, जब चाहे उस पे तो देख लीजिए ना ये मसला। और आप जो कह रहे हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, मुझे नहीं पता इस पर कितनी सोच विचार हुई है, किसी ने कोई कॉस्टिंग देखी है। आप एक सूबे की इंतजामिया के अखराजात देख लें, फिर आप देखें कि आप ऐड करेंगे उसमें अखराजात एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के, मसलन अगर ये बात चलती है, मुझे तो अगर ये बात आगे चलती नजर आ नहीं रही है फ्रैंकली। मैं ये वाज़े तौर पर आपसे कह दूं कि हमारा तो यही मौक़िफ़ है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात आगे ना ही बढ़ाएं तो बेहतर होगा। लेकिन अगर बात करनी है तो फिर आप आला सतह पे बात करें, ट्रायल बलून का तो कोई मकसद नहीं है और मैं डिबेट में पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये कोई ठोस बात हमारे सामने नहीं आई है। मतलब कोई मुसव्वदा, कोई मंसूबा हमारे सामने नहीं आया है। और इस वक्त मुल्क में वैसे ही आप देख रहे हैं दो सूबे इस वक्त बहुत ही गैर मुस्तहकम हुए हैं। बलूचिस्तान को ले लें, वहाँ दहशतगर्दी का एक मुस्तकिल जारी है, चाहे वो अफगानिस्तान से हो या हिंदुस्तान की तरफ से
इनखला होता है, आना जाना वहाँ होता रहता है। फिर आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी यही दहशतगर्दी का मामला भी होता है, और फिर आप देख रहे हैं कि सूरत हाल वहाँ सियासी तौर पर भी संगीन है। अब एक हमारे फेडरेटिंग यूनिट में इलेक्शंस चल रहे हैं, वो कोई इतने पुरअमन नहीं रहे जितने हम उम्मीद कर रहे थे। तो मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द, अभी ये वक्त, मेरी नजर में ये कोई वक्त नहीं है इस तरह की डिबेट छेड़ने का। बहुत बसद एहतराम मोहसिन, हाँ जी जी, ये मैं सोचती हूँ पीपल्स पार्टी के सामने तो हरगिज ये बात नहीं आई है किसी ठोस अमली जामे में, और ना हमने इस पर कोई जी, थैंक यू सो मच। व्यूज इस पे बहुत क्लियर है जी, बहुत शुक्रिया शेरी साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, हम कमिंग बैक टू द अमेरिका और ईरान तनाज़ा, डॉक्टर मलिहा लोधी सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफारतकार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ईरान और अमेरिका का तनाज़ा पहले ख़लीज के अरब ममालिक तक फैला, और अब ईरान और के बाद ये तनाज़ा मिस्र तक हमें फैलता हुआ नज़र आ रहा है। सो जंग और कार्रवाइयाँ इसी खित्ते तक महदूद रहेंगी, या खौफ और ख़दशा हमें रहना चाहिए कि एक तरह से आलमी जंग का माहौल बन सकता है इसके बाद? मेरा ख्याल है जंग तो फैलती जा रही है, पहले भी फैल रही थी, अब भी फैल रही है, लेकिन दोनों फरीक जो हैं ज़ाहिर है उनके दरमियान काफ़ी शिद्दत से लड़ाई हो रही है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है उनकी कोशिश ये होगी कि वो ऑल आउट वॉर की तरफ ना जाएं, वो महदूद ही रहे। हालांकि महदूद कहना इस वक्त तो ज़रा एग्जैजरेशन होगी, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि वाकई जैसे आपने जिक्र किया, मिस्र भी इसमें इसकी लपट में आ गया, और दूसरी तरफ कुवैत और जॉर्डन पे ईरान के रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हुए हैं। जैसे जैसे अमेरिका ने अपने हमले तेज़ किए, बल्कि उन्होंने कहा कि हम सबसे हेवी अब हमले कर रहे हैं ईरान पे, ख़ुद उन्होंने कहा, तो फिर जाहिर है ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में तेज़ी आई। साथ साथ हमने ये भी देखा सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने मिलके इराक के किसी एक हिस्से पे हमला किया जहाँ शायद कोई मिलिटेंट ग्रुप्स थे, लेकिन हमने ये भी देखा कि सऊदी अरेबिया ने कोशिश की कि वो बिल्कुल रिस्ट्रेंट दिखाएं, पहले भी और अब भी, लेकिन कुछ मेरा ख्याल है जिस किस्म की शिद्दत इख्तियार कर गई है ये लड़ाई, तो खदशा ज़रूर रहता है कि जंग मज़ीद और फैल सकती तो है। अच्छा, इब्तिदा में इजराइल और अमेरिका वर्सेस ईरान ये तनाज़ा था, आज भी वो इस जंग मतलब शुरू कराने वालों में तो है, लेकिन एक तरफ ज़रा साइड पे बैठा हुआ है। फिर बाकी जो ममालिक बाज़ाब्ता इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं थे वो अब आने लगे हैं, यमन है, इराक़ है, अब ऐसा हो रहा है। तो क्या हम समझें कि अब बात अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है ये, या फिर अमेरिका अभी भी चाहे तो मामलात सेटल हो सकते हैं? मसला तो सेटल हो सकता है अगर दोनों फरीक चाहें कि वो एक सफारती रास्ता इख्तियार करें, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा कि ना अमेरिका की तरफ से इस तरह की कोई मैं समझती हूँ कि इंटरेस्ट है, और ना ही ईरान ने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई है। सो सेटल करना तो ठीक है, देखें किसी हद तक एक पॉज तो आया था लड़ाई में कुछ दिन पहले, लेकिन उसके फिर थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो गई शिद्दत से लड़ाई। तो पॉज भी आता है, पहले सीज़ फायर भी हुआ जो कोलैप्स भी कर गया, तो दोनों चीज़ें हमने देखी हैं, और अभी भी मैं समझती हूँ कि दोनों ट्रैक्स पे मामलात चल रहे हैं। एक ट्रैक जाहिर है जंगी ट्रैक है, दूसरा ट्रैक सफारती है। पाकिस्तान की तरफ से अभी भी कोशिश जारी है। जंगी ट्रैक्स की बात कर रही हैं, हाँ डॉक्टर साहब, मतलब सभी कुछ हो गया, जंग, सीज़ फायर, मुआहदा, मुज़ाकरात, मुफाहमत, अब दोबारा जंग, ये सारी एक्सरसाइज ऑप्शंस एक्सरसाइज हो चुकी हैं। अब अगर दोबारा मुसालहतकारों को या मीडिएटर्स को कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, क्या ऑफ़र करना पड़ेगा ईरान को या दीगर ममालिक को? मेरे ख्याल कोई ऑफ़र करने की बात है इसमें उनके अपने इंटरेस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और सिर्फ ईरान की बात नहीं है। जाहिर है इट टेक्स टू टू क्लैप, और इसलिए अमेरिका को भी तो तैयार होना चाहिए कि वो जिस किस्म के हेवी बमबारी कर रहे हैं ईरान पे, उसका ख़ात्मा किया जाए, और फिर ईरान की तरफ से जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हो रहे हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। तो यानी कि मीडिएटर्स का तो देखिए एक आप कह लीजिए कि रोल ज़रूर है, मगर एक लिमिटेड है, इट इज़ लिमिटेड बाय द इंटरेस्ट्स
of the two countries that are at war. तो जब तक वो दो मुल्क ये नहीं देखेंगे कि सफारती रास्ता ही उनके जो मुफाद हैं उनको इट सर्व्स देयर बेस्ट इंटरेस्ट, तब तक मैं नहीं समझती मीडिएटर्स कुछ कर सकते हैं. लेकिन ये ज़रूर है कि मीडिएटर्स अपना काम जारी रखेंगे और रखना भी चाहिए, इसलिए कि किसी पॉइंट पे ये हो सकता है कि दोनों मुल्क फिर वापस चले जाएं नेगोशिएटिंग टेबल. मगर मुझे नियर टर्म में ये नज़र होता हुआ नहीं आ रहा. बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. मामला जो का तू है, हम आलमी मंडी में ऑयल प्राइसेस की बात करें तो अभी लेटेस्ट 1.5% कमी आई है और ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस, ऑयल मार्केट बड़ा डायरेक्टली रिएक्ट करती है टू व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन. अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे. और भी खबरें हैं और म्यूज़िक भी है आज के प्रोग्राम में हमारे साथ. वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. और ख़बरें तो बहुत सी हैं हमारे पास, ज़ाहिर है आपको बताने के लिए. एंड देयर सो मच गोइंग ऑन पर्टिकुलरली इन आज़ाद कश्मीर इज़ वेल, जहाँ पर सियासी जबकलिश अब बढ़ती चली जा रही है. इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन कराची से हमने ज़रा डिस्कशन ये करनी है कि कराची में एक बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ है. कराची में गाड़ी से लाश मिलने का वाक़या सामने आया, जिसकी असल हकीकत सामने आ गई है. मालूम यह हुआ है कि ये तमाम ड्रामा था जो एक ताजर ने ख़ुद को कर्जदारों से छुपाने के लिए रचाया था. मतलब कोई क्राइम शो टाइप ज़िंदगी चल रही थी उनकी शायद. और रवां हफ्ते पीर को कराची के इलाके सुरजानी टाउन 0 पॉइंट के करीब गाड़ी से जली हुई एक लाश मिली थी. लाश की जेब से शनाख्ती कार्ड समेत 45,000 से ज़ायद रकम भी मिली. पुलिस ने जब शनाख्ती कार्ड की मदद से शोहर की बीवी से रब्ता किया तो उसने लाश को अपने शोहर की हैसियत से शनाख्त कर लिया, जो चावलों का कारोबार करता था. जलने वाली गाड़ी भी ज़ीशान नाज नामी ताजर की ही थी. पुलिस ने लाश की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस और दीगर टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल किए तो पता चला कि लाश की शनाख्त तो कोई और है. लाश की शनाख्त 38 साला कुर्बान हुसैन वल्द ग़ुलाम साबिर ख़ान के नाम से हुई, जो कई रोज़ से लापता था. पुलिस का कहना है कि ज़ीशान नाज नामी ताजर ने ख़ुद को मुर्दा साबित करने के लिए सारा ड्रामा रचाया, जैसे गिरफ्तार अब कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक ज़ीशान मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का मकरूज़ था. इन्वेस्टर्स को धोखा देने के लिए सारा ड्रामा रचाया. पुलिस का ख्याल है कि मियाँ बीवी ने मिलकर ये सारा प्लान किया हुआ था. मतलब इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. राहील सलमान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं. मतलब यानी उससे पता था कि आज फॉरेंसिक के ज़माने में वो लाश जला भी देगा तो कोई ना कोई DNA ही शायद मिल जाता है, उसके बच्चों से DNA मैच कर लेते, कुछ भी कर लेते. ज़रा कच्ची प्लानिंग थी. राहील, हमें बताइएगा कि सबसे पहले ये वाक़या सामने आया कैसे, पुलिस तक कैसे इत्तला पहुँची, फिर मरने वाले की शनाख्त का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ये मुतनाज़े कैसे हो गई शनाख्त, क्योंकि इनिशियली पुलिस ने भी देखा होगा ID कार्ड है और उसके बाद बीबी ने भी शनाख्त कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अगले स्टेप्स किए गए. देखिए, जिस जगह से ये गाड़ी मिली थी वो एक सुनसान इलाका था. वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंगें हैं और कुछ नई बिल्डिंगें बनी हैं, तो लोगों की आमदोरफ्त वहाँ पे निस्बतन कम थी. वहाँ से गुजरने वाले एक राहगीर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसके अंदर कोई आदमी मौजूद है. उस वक्त उसको नहीं अंदाज़ा हो सका कि वो एक लाश है या ज़िंदा आदमी है. बहरहाल पुलिस वहाँ पर पहुँची और उस गाड़ी का मुआयना किया. उस गाड़ी पे नंबर प्लेट लगी हुई थी, उसकी डिटेल्स निकाली और फिर उसके बाद फिर गाड़ी में जब अंदर झाँक कर देखा गया तो पिछली सीट पर एक आदमी लेटा हुआ था और बज़ाहिर वो मुर्दा हालत में ही लग रहा था, जबकि इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर एक गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था. तो इस वजह से सारा मामला मशकूक हुआ और पुलिस ने फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद रेस्क्यू वर्कर्स को भी कॉल किया. गाड़ी को अनलॉक किया गया और जब अंदर से उस आदमी को निकाला गया तो वो बज़ाहिर ऐसा था कि उसको जैसे जलाया गया और जो गैस सिलेंडर था उसका वॉल भी ऑन था. तो दैट मीन्स, और जो मोबाइल फ़ोन मिला उसके बाद और दीगर चीज़ें उस लाश के पास से मिली. और जिस तरह से वो गैस सिलेंडर रखा हुआ था उससे लग ये रहा था कि ये गैस लीकेज का धमाका होता और उसके बाद लाश भी उस वाक़े में जल जाती, जिसकी बुनियाद पर फिर वो उसकी आइडेंटिफिकेशन, जो चीज़ें वहाँ पे मिली हैं पुलिस को, उसका मोबाइल फ़ोन और दीगर, तो उससे वो शनाख्त सिर्फ उस आदमी तक ही महदूद रहती. अच्छा, अब जब ये आ चुका है कि मरने वाला शख्स जो बताया जा रहा था वो नहीं है, तो फिर मरने वाला शख्स कौन था? वो अगवा हुआ था, वो लापता था, उसको किसने मारा? ये क्या गुत्थी सुलझ चुकी है?
देखिए, पुलिस ने फिर उस बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया और वहाँ से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन, उसमें से एक सुसाइड की वीडियो भी मिली पुलिस हुक्काम को, जिसमें वो एक आदमी ज़ीशान नाज, वो अपना नाम बताता है और उसमें वो कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया कारोबार में और वो कई अफराद का मकरूज़ है, जिसकी बुनियाद पर अब वो पैसे वापस नहीं कर सकता और वो ख़ुदकुशी कर रहा है, लिहाजा उस सिलसिले में उसके घर वालों को तंग ना किया जाए। जब ये सारी एविडेंस पुलिस को मिली तो उसके बाद उसके मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कराया गया और उसमें से कुछ नंबर्स निकाले गए। तो जो सबसे पहला नंबर मिला वो ज़ीशान नाज के भाई का मिला। उसको इन्फॉर्म किया गया, वो अब्बासिया हॉस्पिटल पहुंचा और उसने इनकार किया कि ये मेरा भाई नहीं है। जबकि इसी दौरान उसकी अहलिया जो ज़ीशान नाज की वाइफ थी, उसका नंबर भी पुलिस को मिला, उनको भी कॉन्टैक्ट किया गया, वो भी वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने फ़ौरन लाश को पहचान लिया। तो जब यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा शक और शुबहात पैदा हुए पुलिस को कि जो मरने वाले का भाई है वो पहचानने से इनकार कर रहा है कि वो मेरा भाई नहीं है, जबकि लाश की हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि उसे पहचाना ना जा सके। जबकि उसकी जो वाइफ है उसने फौरी तौर पर पहचान लिया। फिर पुलिस ने उस लाश का बायोमेट्रिक किया। जब बायोमेट्रिक किया गया तो वो एक कुर्बान हुसैन नाम के आदमी की लाश निकली, जो कि नॉर्थ कराची के सेक्टर 8 का रहायशी था। उसके अहल खाना को वाक़े से मुतालिक बताया गया, वो वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद फिर उन्होंने जो कुर्बान हुसैन की वाइफ थी उन्होंने उसको शनाख्त किया। इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद डिटेल उस बारे में बताई और फिर जब पुलिस को ये लगा कि जब लाश किसी और की है और सुसाइड नोट किसी और आदमी का मिल रहा है तो डेफिनेटली फिर कान खड़े हुए इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया गया। पुलिस ने इस एक बड़े पैमाने पर इस इन्वेस्टिगेशन को फैलाया। ना सिर्फ उसके मोबाइल फ़ोन के फॉरेंसिक किए गए बल्कि उसमें जो रिकॉर्ड था उसका फॉरेंसिक भी कराया गया, जिसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें पुलिस को तफ्तीश में मिलती चली गई, जिसमें फिर कुछ लोग ऐसे भी सामने आए कि जिन्होंने वाक़तन बताया कि जी यस वो कोई 1 अरब से 1.25 अरब रुपए तक वो मार्केट से ले चुका है और उस सिलसिले में ये कारोबार करता था। कारोबार के सिलसिले में कोई 3-4 साल से ये सारा मामला चल रहा था। ज़ीशान नाज आदमी जो था वो 3-4 साल से इसी तरह मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेता था और उनको बताता था कि वो चावल की एक्सपोर्ट का काम करता है। अच्छा, तो जो ताजिर साहब हैं और इनकी फैमिली है जिन्होंने मुबैना तौर पर सारा ड्रामा रचाया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई सोची जा रही है या कोई हुई है कार्रवाई अब तक? देखिए, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसमें लोगों ने जब बता दिया कि जी ये 1 अरब से ज़ायद का मामला है, तकरीबन 1.25 अरब रुपए तक ये सारा मामला पहुंचता है, तो फिर उसमें कुछ टेक्निकल और डिजिटल चीज़ें जमा की गई, एविडेंस कलेक्ट की गए और फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस और दीगर चीज़ें जो डिजिटल चीज़ें हैं आजकल, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया। पुलिस ने उसको ट्रैक किया और फिर उसको गिरफ़्तार भी कर लिया। उसके बाद फिर पुलिस ने जब उससे इनिशियल स्टेटमेंट लिया तो उसने बताया कि चूँकि उसको कारोबार में लॉस हो चुका था, वो अपना जो है वो सारे रकम अपने इन्वेस्टर्स की या अपने बिजनेस पार्टनर्स की खो चुका था, तो इसकी वजह से उसने अपने मरने का ड्रामा रचाया। जब सारी मालूमात उससे ली गई तो उसने मज़ीद बताया कि जो कुर्बान हुसैन नामी शख्स है वो उसको नागन चारंगी पर मिला था। ये यौमिया उज्जत पे काम करने वाला शख्स है, जो डेली वेजिस पे काम करते हैं, ये वो आदमी था कुर्बान हुसैन। उसे सड़क के किनारे बैठा नज़र आया, उसने उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उसको सबसे पहले उसको खाना वगैरह खिलाया, उसको कुछ नए कपड़े भी दिलवाने की उसने ऑफ़र दी और फिर वहाँ पे ले गया। जो सुरजाई टाउन का ये जावकुआ जो स्पॉट है, एक सुनसान इलाका है, वहाँ पे ले जाने के बाद चूँकि ये चावल के एक्सपोर्ट का काम करता है तो इसके पास चावल के मुतालिक जो फसलों पर जरासीम कश अद्वियात होती हैं वो इसके पास मौजूद थी। उससे इसने इसको बेहोश किया, उसके बाद इसको जलाया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और फिर उसने इस सारे वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए गैस सिलेंडर रखा ताकि गैस जो है वो इसको इनहेल होती रहे और ये जल्द से जल्द मर जाए। हालांकि उससे पहले पुलिस को इसने बताया कि जब हमने उसको जलाया तो वो मर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसने सारे ड्रामे को क्रिएट करने के लिए गैस सिलेंडर भी छोड़ा ताकि लाश की शनाख्त ना हो सके। जिस वक्त ये जला रहा था तो इसके अपने हाथ पाँव भी जले, इसके भी जिस्म का कुछ हिस्सा जला, जिसकी बुनियाद पर इसने अपने वो वाले कपड़े जो ये पहना हुआ था वो भी चेंज किए। उसके बाद इसने अपना हुलिया बदला, जो इससे पहले इसका हुलिया था उसमें इसने दाढ़ी रखी हुई थी, बाल भी जो है वो थोड़े बड़े थे, लेकिन इस वाक़े के फौरी बाद उसने जाके अपना गेटअप चेंज किया और उसके बाद फिर शहर से फ़रार होने की कोशिश भी की थी इसने, लेकिन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया। जिसके बाद अब सारा वाक़या जो है वो पुलिस के सामने है कि एक आदमी जो करोड़ों से बल्कि ज़ायद 1 अरब से ज़ायद की रकम अपने इन्वेस्टर्स या अपने बिजनेस पार्टनर्स के वो लॉस कर चुका था। उसकी बुनियाद पर उसने अपने मरने का ड्रामा रचाया, पूरी एक प्लानिंग के साथ एक आदमी को उसने लिया और उसको मारने के बाद अपनी गाड़ी में उसको वहाँ पे रखा, उसकी लाश को, और ये सारा ड्रामा क्रिएट किया कि अगर वो गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो जाता तो यकीनी तौर पर वो इतना शदीद होता कि लाश की शनाख्त शायद ना हो पाती या वो सही सलामत जिस हाल में अभी मिली है तकरीबन कम से कम उस हालत में नहीं मिलती कि
उसको फ़ौरी तौर पर शनाख्त किया जा सके। लेकिन जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर था वो उसके अपने नाम पर था, जिसकी बुनियाद पर सारे मामला आगे बढ़ते और इसको एक डेथ अज्यूम कर ली जाती कि ये ज़िशान नाज आदमी मर चुका है। लेकिन ये तमाम का तमाम जो है वो फ्लॉप हुआ वहाँ से गुजरने वाले एक राहगीर की वजह से, जिसने पुलिस को फ़ौरी इन्फॉर्म किया और पुलिस वहाँ पर पहुँची और फिर तफ्तीश में ये सारा मामला निकल के। राहील मतलब पहले सिर्फ डिफ़ॉल्टर था और अब कातिल भी बन गया है। वो मज़दूर जिसे मज़दूरी जो कर रहे होते हैं, जहाँ लोग सड़क के किनारे बैठे होते हैं, वहाँ से उठाया था और फिर उसको बेहोश किया और फिर ये सारा ड्रामा रचाया। क्या हौलनाक वाक़या है। अच्छा, दिस इज़ अ डिलेमा कि एक तरफ गंदम की बम्पर फसल के हुकूमती दावे होते हैं और ये हर 2-4 साल बाद ये एपिसोड रिपीट हो रही होती है, और दूसरी तरफ आलम यह है कि वफाकी हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाने का फ़ैसला किया है। अब या तो हुकूमती दावे गलत होते हैं या हुकूमत का मौजूदा फ़ैसला, ज़राई माहिरीन का कहना है कि ये गलत है। मगर क्या है, हमारी कौमी जो शनाख्त है वो एक ज़राई मुल्क की हैसियत से है। अगर हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो देयर इज़ सर्टनली समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग आउट। हुकूमती मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पॉलिसी साजी का सारा निज़ाम अपैरेंटली शायद बैठ चुका है। अगर अब गंदम जैसी फसल पर भी अपना भारी ज़र मुबादला खर्च करेंगे तो ज़राई मुल्क होने के जो हम दिन रात गर्दान करते रहे हैं, हमने पढ़ा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब भी उसकी क्या हैसियत रह जाती है। किसान तबका इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। हुकूमती फ़ैसले ने ज़राई मंडियों में बेयकीनी पैदा की है और दूसरी तरफ हुकूमत समझती है कि बहुत सारे किसानों ने गंदम की फसल मार्केट में लाने के बजाय स्टॉक कर ली है। काला धन रखने वाला पूरा माफिया है जो किसानों से निजी तौर पर कीमत 4800 और 4700 से गंदम फ़ी मन रुपये गंदम ख़रीदता है और इसे फिर फ़रोख्त करता है स्टॉक करके। यही वजह है कि सिंध समेत पंजाब में आटे के दाम मुसलसल ऊपर जा रहे हैं और सिंध और पंजाब ने गंदम की सरकारी कीमत 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है, मगर किसान इस रेट पर गंदम बेचने को तैयार नहीं है। किसानों की बकौल ये इतने कम रेट्स हैं कि इनका ख़र्चा पूरा नहीं होता। वैसे किसानों की भी बात सुननी चाहिए ना कि अगर उनका ख़र्चा नहीं पूरा होता, किसानों को कोई ट्रिपल मुनाफा नहीं चाहिए होता। किसान को भी बस मुनासिब मुनाफा चाहिए होता है, अपने घर की गंदम चाहिए होती है, एंड देन ही मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट क्रॉप। मतलब किसान है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं है। सूबाई हुकूमतें गंदम ज़ख़ीरा करने वाले इस माफिया के सामने बेबस हैं। अब लगता यही है कि हुकूमत ने फ़ैसला ज़ख़ीरा अंदोज़ों की कमर तोड़ने के लिए किया है। ताहम ग़िज़ाई माहिरीन के ख़याल में हुकूमत को गंदम की सरकारी नर्ख ऐसे मुकर्रर करने चाहिए जो किसानों के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल हों, उनके लिए ज़्यादा काबिल कबूल हैं। हुकूमत को भी भारी ज़र मुबादला ज़ाहिर खर्च करना पड़ेगा ना, ताकि गंदम मंगवानी पड़ेगी, ताकि ना खर्च हो, गंदम ना मंगवानी पड़े। दूसरी तरफ सिंध महकमा खुराक में बदतरीन करप्शन भी सूबे में आटे की कीमतों में इजाफे की वजह बन रही है। वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूब ज़मा की सदारत में कल इजलास हुआ। पता चला कि 8 अफसरान ने 5 अरब से ज़ायद की गंदम गायब कर दी है। इमेजिन, 8 फूड इंस्पेक्टर्स को बरतरफ करके उनसे रकम की रिकवरी का हुक्म दिया गया है। जब बदउनवानी का ये आलम है तो फिर क्या हाल होगा बाकी चीज़ों का। ज़रमीन ज़हरा हमारे साथ हैं, हमारी साथी हैं। ज़रमीन बताइएगा क्या हक़ाइक़ हैं इस फैसले के पीछे और किस तरह रिएक्ट कर रही हैं मार्केट्स? देखिए 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला जो है वो किया गया है हुकूमत की जानिब से। परसों अचानक शाम के टाइम एक ECC का इजलास हंगामी तौर पर तलब किया गया वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत, जिसमें एक निकाती एजेंडा था और जिसमें यही था कि गंदम जो है वो उसको दरामद किया जाए। उसके जो एलामिया जारी हुआ उसमें यही फैसला किया गया कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में, जो ये तयन करेगी कि कितनी गंदम जो है वो दरामद करनी है। और उसके अलावा जो पास्को के पास 10 लाख मेट्रिक टन गंदम के जो ज़खायर मौजूद हैं उनसे किस तरह से सूबों को लेकर ये गंदम देनी है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में गंदम की पैदावार जो है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी गंदम जो है वो सूबों को दस्तयाब नहीं है, क्योंकि सूबों ने किल्लत को शो किया है। जियो न्यूज़ के पास जो समरी मौसूल हुई है वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की, उसमें यही लिखा गया है कि सूबों के पास किल्लत को सूबों ने रिपोर्ट किया है और जिसकी वजह यही बताई जा रही है क्योंकि पास्को को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है इदारे को, और उसके पास सिर्फ 10 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद है, जो कि सूबों ने कहा है कि काफ़ी नहीं है, हमें ज़्यादा गंदम चाहिए, जिसके लिए बाहर से गंदम जो है वो इम्पोर्ट की जाएगी। अब ये देखना ये है कि कहाँ से गंदम जो है वो मंगवाई जाती है। TCP इसके लिए टेंडर जारी करेगा और बाकी जो ज़रूरी जो कवायद हैं उसको पूरा किया जाएगा। तीसरी चीज़ इसमें यह कही गई कि स्टीयरिंग कमेटी जो है वो बनाई जाए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में, जो ये तयन करेगी कि गंदम जो है कितनी
मनमानी कीमत पर कैसे मंगवाई जाए। इसका तखमीना जो लगाया गया है बाहर से गंदम मंगवाने का वो $34 करोड़ लगाया गया है, जबकि पास्को के पास जो गंदम है वो 141 अरब रुपए जो है उसका वो तखमीना जो है वो लगाया गया है। सवाल यही पैदा होता है कि गंदम हमारे पास मौजूद है, पैदावार हमारी जो है वो 2 करोड़ बताई जा रही है, 97 लाख टन जो है वो गंदम हमारे पास पैदावार है, जबकि ज़रूरत जो हमारी है वो 2 करोड़ 91 लाख टन हमारी ज़रूरत है। लेकिन उसकी वजह यही है कि क्योंकि हमने सरकारी तौर पर गंदम जो है वो नहीं खरीदी, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व है। प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा जो है वो किसानों से अपनी मनमानी कीमत पे गंदम खरीदी है, सरकारी तौर पर नहीं खरीदी। पास्को के पास ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो गंदम मौजूद नहीं, सिर्फ 10 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद तो है। ये सारा निज़ाम तो ठुस हो गया है, मतलब इट्स नॉट वर्किंग आउट एनी मोर। अब इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वो मिल ओनर्स हों, चाहे वो किसान हों, चाहे हुकूमत हो, चाहे हमारी फूड सिक्योरिटी के माहिरीन हों, इन सबको मिल बैठकर कोई अगले साल के लिए, कोई आने वाले वक्तों के लिए कोई पॉलिसी तो बनाना पड़ेगी। अदरवाइज ये ग्रीवियंसेस किसानों की भी ज़ाहिर लेजिट बातें हैं ना कि वो नहीं बेच सकते इस रेट पर जो हुकूमत तय कर रही है, फिर आगे होल्ड हो जाती है और फिर हुकूमत मंगवाती है, हर एक का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत के तयशुदा रेट के मुताबिक हर साल जो है वो गंदम जो है उस तरह से खरीदी जाती थी, सरकारी तौर पर जमा होती थी, लेकिन इस दफ़ा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस दफ़ा सरकारी तौर पर नहीं खरीदी गई, प्राइवेट सेक्टर बीच में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब जाहिर है गंदम बाहर से मंगवाई जाएगी तो वो महंगी मंगवाई जाएगी, उसके अलावा फिर आटा जो है वो भी महंगा हो जाएगा, और उसके अलावा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो भी जो है वो इसमें शामिल हो जाएंगे और ज़ख़ीरा करेंगे गंदम का भी और आटे का भी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आवाम को उठाना पड़ेगा। किसान भी इस टाइम ज़ाहिर परेशान है, जैसे कि आपने बताया कि कोई मनमानी उनके पास भी ज़ाहिर है फसल तो बहुत ज़्यादा हुई है, अब उन्होंने फसल तो सेल करनी है, किसी भी तरह इस तरीके से सेल करनी, चाहे उनसे प्राइवेट सेक्टर ले या हुकूमत ले, तो वो कोई भी रेट इस टाइम तयन नहीं है। बस प्राइवेट सेक्टर जो है वो उनसे गंदम जो है किसी भी तरीके से खरीद रहे हैं, लेकिन हुकूमत के पास कोई मुनासिब स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। सिर्फ ये 3 नकाती एजेंडा जो इसमें बताया गया, एक तो ये कि पास्को से गंदम खरीदी जाए, दूसरा स्टेयरिंग कमेटी बनाई जाए, और तीसरा कि दरामद की जाए गंदम 5 से 10 लाख मैट्रिक टन। अब ये देखना ये है कि कितने लाख मैट्रिक टन जो है वो गंदम दरामद की जाती है और कितने पैसों में दरामद की जाती है। इसके लिए तमाम तर कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की जाएगी, और आला सतही जो स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई है वही इस चीज़ का फैसला करेगी, और फिर इसके मुताबिक जो है वो अमल किया जाएगा। यहाँ पर यही सूरत हाल पैदा हो रही है कि मुल्क में पैदावार जो है वो गंदम की खातिर ख्वाह हुई है, फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, किसानों के पास गंदम मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मुल्क में जो है सूबों के पास गंदम की किल्लत है, क्योंकि उन तक वो गंदम जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो नहीं पहुंची। और उन्होंने यही समरी में शिकायत की है, ये वजारत फूड सिक्योरिटी की समरी में ये दर्ज किया गया है कि ये उन्होंने कहा है, सूबों की जानिब से कहा गया है कि हमने किल्लत को रिपोर्ट किया, और इसकी वजह ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत भी है और हुकूमत का गंदम ना खरीदना भी है। तो जिस वजह से उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो गंदम बाहर से मंगवा के दी जाए, या जिस तरीके से भी हमें गंदम की जरूरत जो है वो हमारी पूरी की जाए। शुक्रिया आपका ज़मीन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो ये है सूरत हाल कि हम हैं तो ज़रूरी मुल्क, लेकिन गंदम जैसी फसल जो मतलब हमारी बेसिक है ना, दिस इज़ आवर स्टेपल डाइट, अगर वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो देन थिंग्स एक्चुअली नीड टू बी करेक्टेड एंड लुक्ड इनटू। अभी हम एक ब्रेक ले लें एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। थोड़ी देर में वापस आते हैं तो और बहुत सी खबरें हैं, हमने खेल की बात करनी है, एक ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे इन द नेक्स्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान, एंड वी विल ट्राई टू सेलिब्रेट द स्टार्ट ऑफ द अपकमिंग मंथ विच इज़ ऑगस्ट, और कुछ मिली नग़मे, कुछ और गाने, सब कुछ होगा। अच्छा जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और प्रोग्राम के इब्तिदा में हमने आपको बताया था कि ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरा, 10 कोपहमा लापता हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़े में अब तक 2 लापता कोपहमाओं की लाशें मिल गई हैं। दिस इज़ द डेवलपमेंट, और बेस कैंप ज़राए के मुताबिक दीगर कोपहमाओं की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन में मकामी और गैर मुल्की कोपहमा हिस्सा ले रहे हैं। लापता कोपहमाओं में आलमी शोहरत याफ्ता दिलमल प्रजा भी शामिल हैं, जिन्हें निम्स दाई के नाम से भी जाना जाता है, और इनके पास सिर्फ 6 महीने में तमाम 8,000 मीटर पीक सर करने का आलमी रिकॉर्ड है। मतलब ही इज़ अ सेलिब्रेटेड माउंटेनियर। इसके अलावा इन्हें 2021 में मतलब नेटफ्लिक्स तक पे ने भी इन पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है। 2021 में पहले कोपहमा बनने का एजाज़ इन्हें हासिल हुआ, जिन्होंने विंटर में K2 को बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, बेसिकली जो ऑक्सीजन सपोर्ट होती है, उसके सर किया। ये वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बड़ा ही अफसोसनाक और
कंसर्निंग ये इशू है जिसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक 2 की लाशें मिली हैं, बाकियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। एक और कराची से खबर हमारे पास ये है कि 10 मिनट में घर आने का कहकर जाने वाला नौजवान खुद तो ना आया, लेकिन अगले दिन उसकी लाश आ गई। कराची में नौजवान ताजिर मीर अली रज़ा का अगवा और कत्ल पुलिस हुक्काम के इन दावों के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है, जो कहते हैं कि शहर में हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। पुलिस अब तक इस वाक़े का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। मीर रज़ा अली के घर से निकलने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। सुबैद रंग की कार को मीर रज़ा अली के घर के सामने आते देखा जा सकता है। सुबह 4:09 पर गाड़ी मीर रज़ा अली के घर पहुंची और मीर रज़ा अली को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया और वो लोग रवाना हो गए। घर वाले कह रहे हैं कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मकतूल मीर अली रज़ा का अकलौता बेटा था ये, और IBA का तालीम याफ्ता ग्रेजुएट था। फिरोज़ाबाद थाने में वालिद की जानिब से दर्ज कराई गई है FIR, जिसके मुताबिक इनका 25 साला बेटा 28 जुलाई की शब अपनी दुकान बहादुराबाद चौरंगी से अपनी गाड़ी पर घर आया, फिर अचानक 10 मिनट का कहकर घर से निकला मगर वापस नहीं आया। अगले दिन पुलिस को गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 1 में झाड़ियों से इसकी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद उसे सीने पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। पुलिस को किसी भी जुर्म की तहकीकात के लिए ज़्यादातर गली मोहल्ले में लगे CCTV कैमरों की मदद लेना पड़ रही है, लेकिन हम तो आपको पता है बार बार इस इशू को उठाते आए हैं कि जब तक एक मरबूत सेफ सिटी का निज़ाम पूरे शहर में मौजूद नहीं होगा, जहां आपके तमाम प्राइवेट कैमराज जो आपके गली मोहल्लों में भी लगे हुए हैं ये भी किसी जगह से कनेक्टेड हों, इस तरह उस वक्त तक कराची में क्राइम को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। जीशान, बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक क्या मालूमात हैं आपके पास, क्या हुआ एग्जैक्टली, अभी तक क्या क्लूज़ मिले हैं पुलिस को, मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ, कोई दोस्तों से रिश्तेदारों से क्या बातें सामने आ रही हैं? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल जैसा कि अभी आपने भी काफ़ी तफसीली तौर पे बताया, इस वाक़े के बाद में 28 तारीख की सुबह तकरीबन 4:09 पे घर से कहकर निकला था कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ और मैं अपने किचन जा रहा हूँ। इसने ऑनलाइन जो ये मकतूल है उन्होंने ऑनलाइन सर्विस की गाड़ी मंगाई, टैक्सी मंगाई, उसके बाद में ये अपने किचन पे गए। पुलिस ने वो टैक्सी ड्राइवर को शामिल तफ्तीश कर लिया है और उसके बाद में उसी की पॉइंटेशन पे ये उस किचन पे पहुँचे, तो इस बात में कोई झूठ साबित नहीं हुआ कि वाकई में जो मकतूल हैं मीर रज़ा वो अपने किचन ही गए थे। दूसरी बात ये कि जिस वक्त इसके, क्योंकि उनकी 2 दिन के बाद में लाश मिली थी, जिस दिन लाश मिली थी उससे 1 रोज़ कबल तकरीबन शाम के औकात में इनके सारे के सारे जो सोशल मीडिया के इनके जो अकाउंट्स हैं वो बंद कर दिए गए थे और पुलिस हुकाम को ताहाल अभी तक उनका फ़ोन नहीं मिला है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि क्योंकि टेलीकॉम कंपनी से उन्होंने रब्ता कर लिया है ताकि जो मकतूल है उसका डाटा लिया जा सके, CDR लिया जा सके। इसके अलावा जिन नंबरों से वो राब्ते में थे उनके ऊपर भी तहकीकात की जा रही है। पुलिस ने कुछ चंद अफराद को इस वक्त पॉइंटेशन में लिया हुआ है और इस वक्त उन्हीं के ऊपर काम जारी है, लेकिन ताहाल अभी तक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं मिला इस केस में जिससे कि पता लगा जा सके कि आखिर इस वारदात में मुलविस कौन है। दूसरी बात, जो इस वक्त पुलिस हुकाम दिया वो रूट के कैमराज की फुटेजेस भी ले रही है। जैसा कि आपने फरमाया कि वहाँ पे वाकई में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कोई कैमरा मौजूद नहीं है, बल्कि जो गली मोहल्लों या जो दुकानों या जो ओल्ड कैमराज लगे थे जिनकी फुटेजेस भी इतनी प्रॉपर नहीं होती, उसकी ये फुटेज का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है और ताकि मज़ीद कुछ क्लू पुलिस के हाथ में। इसके अलावा टेक्निकल बुनियादों पर भी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेसिस पे भी इसके ऊपर काम इस वक्त किया जा रहा है। जी अच्छा जीशान, ये घर से निकला, इसने ऑनलाइन टैक्सी मंगाई, ऊबर मंगाई, जो भी मंगाया, और ये अपने किचन गया और उसके बाद कहाँ गया, मतलब किसके साथ गया, क्या हुआ? देखिए, इन्होंने सबसे पहले जब इसने जैसे बताया कि ये किचन जाने का ही इसने कहा था, गुलिस्तान जौहर में इनका किचन था, जो इनका डेजर्ट जो बार है उसका डेजर्ट रेस्टोरेंट जो इनका उसके बाद में ये किचन ही पहुंचे थे। इस बात की तस्दीक इनके ड्राइवर ने भी की। ये जो भी वारदात हुई है, चाहे इनका अगवा हुआ हो या उसके बाद में जो भी कत्ल की वारदात है, ये किचन के बाद से ही आगे अभी तक जो नज़र आ रहा है वो हुई है। पुलिस हुकाम ने वहाँ पर भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की टीम को वहाँ ले गए थे कि उसके भी शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें, लेकिन अभी तक ये चीज़ हाईलाइट नहीं हुई है कि किचन के बाद तो जीशान कोई कमर्शियल एरिया नहीं होगा ना, किचन वगैरह जो कोई दुकान है या किचन है, ज़ाहिर है कमर्शियल एरिया है,
इनका अपना कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था क्या? रिहायशी मतलब गली मोहल्ले में से किसी का सीसीटीवी कैमरा जो इसकी एंट्रेंस एग्जिट को कवर करता हो, जिसमें ये नज़र आ रहा हो कि हाँ जी ये आया तो है लेकिन ये निकला है नहीं निकला है किसके साथ निकला है? देखिए, पहली बात तो ये कोई कमर्शियल एरिया नहीं है और जहाँ पर ये इनका किचन था वो एक रेजिडेंशियल टाइप का इलाका है और जिस तरीके से लोग अपने घरों के अंदर कारखाना बना लेते तो वो उसी किस्म की चीज़ जो देखने में आई है वो है। अब जाहिर है उसके बाद में पुलिस ने वहाँ पे भी गिरदो नवा में जो रूट के अंदर कैमराज आ रहे हैं, जो ड्राइवर ने तस्दीक की है, वो वाली चीज़ें ही पुलिस के पास है। क्योंकि ये ऑन गोइंग मर्डर केस है तो तमाम तर चीज़ें बाहर नहीं आती। जैसे कि मैंने बताया, चंद अफराद को भी पॉइंटेशन में लिया गया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्निकली जो है इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर है और जैसा कि CCTV का भी आपने जिक्र किया उसमें भी खासी मुश्किलात का सामना आ रहा है। लेकिन अभी तक ये चीज़ हाईलाइट नहीं हुई है कि उसका मोबाइल फ़ोन कहाँ है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो मोबाइल फ़ोन इनका जहाँ पर होगा वहाँ से कड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा खुलने की उम्मीदें की जा रही हैं। जी ठीक है, मोबाइल फ़ोन अगर मिल जाएगा तो कड़ियाँ खुलने की उम्मीदें की जा रही हैं। दोस्तों रिश्तेदारों से कोई मालूमात, अभी तक कोई क्लू नहीं, बेसिकली अभी तक कोई क्लू नहीं है पुलिस के पास। पोस्टमार्टम में कुछ सामने आ सका और कुछ मतलब तशद्दुद हुआ, कोई और हकीकत कोई सामने खुल सकी जिससे कोई क्लू मिल सके, फॉरेंसिक किया जा सके, कोई सैंपल मिल सके? देखिए, एज फार एज जहाँ तक पोस्टमार्टम का सवाल है तो पोस्टमार्टम के हवाले से इनको मकतूल के सीने में गोली मारी गई थी। इब्तदाई तौर पर कुछ कयास आराइयाँ हुई थी कि उसको तेज़ाब उसके ऊपर फेंका गया था, हम बाद में ये खबर गलत साबित हुई थी और इसकी तस्दीक भी हो गई थी, जो कि डॉक्टरों ने भी कंफर्म किया था कि इनके ऊपर कोई एसिड वगैरह नहीं डाला गया है। बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा हो गया था, डिकम्पोज होने की वजह से उसमें ऐसे नज़र आ रहे थे। लेकिन बेशक इसमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और सीने पे एक गोली इनको लगी है जो कि इनके लिए जानलेवा साबित हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी खासी डिकम्पोज थी, तकरीबन 30 घंटे से ज़ायद पुरानी ये बॉडी थी, तो इस वजह से और कुछ बॉडी के ऊपर कोई ऐसे निशानात नहीं मिल सके is very alarming as well and it's also very telling. सोशल मीडिया अकाउंट ज़ाहिर है इंसान या तो ख़ुद बंद कर सकता है या उसके फ़ोन से कोई बंद कर सकता है। इनके फ़ोन की कोई आखिरी लोकेशन, क्योंकि अगर सिम ऑन होती है तो लोकेशन भी तो हो रही होती है ना शो। क्या विसिनिटी है? कुछ पुलिस ने शेयर किया आप लोगों से, मीडिया से अब तक कि हाँ जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो गए, तो किसी सपोर्ट से कोई पता चल सके कैसे बंद हो गए? देखिए अब्दुल्ला, यही इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से जिस रोज़ इनकी लाश मिली है उससे पिछले टाइम जो है यानी कि चंद घंटों कबल इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो डीएक्टिवेट हुए हैं। जाहिर बात है क्योंकि अब ये चीज़ें सामने भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसे जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस है और कातिल हल्की सी भिनक पिलने पर भी यहाँ से भाग सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जब इनकी लाश मिली थी उनके साथ उनका मोबाइल फ़ोन नहीं था और इसी के ऊपर इसे जो मोबाइल फ़ोन जो मैंने कहा कि टेक्निकल मदद भी ली जा रही है। पुलिस हुकाम की जानिब से जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं अभी तक ये बात हाईलाइट नहीं की है कि मोबाइल फ़ोन इनका कहाँ था, ये लोकेशन लास्ट क्या थी। जाहिर बात है ये पुलिस की नॉलेज में चीज़ आ गई है क्योंकि एक मर्डर केस है, लेकिन कुछ तफसीलात जो है वो आगे शेयर नहीं की जा रही थी जिससे कि जो कातिल है, जो मेन जो इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब होने के चांसेस है, जो मेन कातिल है वो इससे स्पेस लेके भाग भी सकता है। अच्छा, लास्टली ज़ीशान किचन में ये अकेले ही थे या इनका कोई स्टाफ भी है? ये उस वक्त थे तो किचन में इनके साथ कोई था, कोई हेल्पर वगैरह जिससे कुछ मालूम हो सके कि ये गए या वहीं रहे, क्या हुआ? जी बिल्कुल, इनका किचन में कुछ स्टाफ भी मौजूद थे, उस रात को भी थे। पुलिस ने उनके भी बयानात कलमबंद किए हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो इनके एम्प्लॉयज़ थे, जो किचन में लोग थे। इसके अलावा जो इनके जो जो इनके रेस्टोरेंट्स हैं उधर से भी जो इनके लोग हैं उनसे भी बयानात कलमबंद किए गए हैं। कुछ शक्कू शुबहात भी उधर से मिले हैं, लेकिन जैसा कि फिर मैंने कहा कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इससे चीज़ें ज़्यादा आराम से बाहर नहीं आ सकती जिससे इससे कातिल को फ़ायदा हो सकता है, तो इसलिए लेकिन तमाम तर लोगों के बयानात भी कलमबंद किए गए हैं। शुक्रिया आपका, थैंक यू ज़ीशान, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, क्यूरेट किया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भारत जैसे खित्ते के सभी ममालिक में जेनज़ी ने अपना जोर दिखाया। नौजवानों ने अपने मकासद के लिए तहरीक चलाई, अपने मकासद हासिल किए और पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता अपनाया। बताया कि सियासी सोच की बुनियादें हों तो निज़ाम में तब्दीली लाना मुमकिन है।
और इसलिए आज हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि कल वफाकी वज़ीर दाखिला जब ये बात कर रहे थे कि सूबे मज़ीद बनने चाहिए, मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, उन्होंने नौजवानों का बड़ा स्पेसिफिकली जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप इन्हें नौजवान कह लें या कॉकरोच कह लें, या ये कॉकरोचेस या नौजवान जब भी इकट्ठे होंगे और अगर ये इकट्ठे हो गए तो फिर ये हर चीज़ तहस नहस कर देंगे, फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनकी ग्रीवेंसेस इनके इकट्ठे होने से पहले हमें हल करनी होंगी। हमारे यहाँ एक बड़ा तबका यूनियन स्टूडेंट यूनियन की बहाली की बातें करता रहा है, लेकिन सिर्फ बातें ही होती हैं। नौजवान बेशुमार मसाइल का शिकार हैं, यहाँ भी पर्चे आउट होते हैं, सियासी बुनियादों पर नौकरियाँ मिलती हैं, मेरिट का तसव्वुर ना होने के बराबर है। और तो और मौजूदा निज़ाम की ताकतवर शख्सियत समझे जाने वाले वफाकी वज़ीर दाखिला जिनकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने कल ये कहा कि नौजवानों को लैपटॉप्स या 2-4 हज़ार रुपये देकर मुतमईन नहीं किया जा सकता, नौजवानों को उनके हकूक़ देना होंगे। और अगर हमारे यहाँ भी कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट देंगे। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसमें ऐसे का ऐसा रहना, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, चाहे जो मर्जी आप करें, हर एक ने अपनी अपनी चीज़ें बताई। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज़ को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहे। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो ज़ाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है कि हमें मेरिट पे जॉब चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के बाद हमारे यहाँ ये बहस जोर पकड़ रही है कि क्या हमारे तालिब इल्मों में इतनी सियासी सूझबूझ है कि वो किसी मखसूस सियासी पार्टी का आलाकार बने बगैर, एंड आई रिपीट, किसी मखसूस सियासी पार्टी का आलाकार बने बगैर निज़ाम में तब्दीली के लिए एक पुरअमन कोशिश कर सकें, कोई तहरीक चला सकें, जद्दोजहद कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बहुत सारे सियासी रहनुमा तलबा यूनियन में ही से ही मेन स्ट्रीम सियासत में आए हैं। और तलबा यूनियन के हक़ में बात करने वालों के बरक्स एक सोच यहाँ ये भी है कि पाकिस्तान में जब तलबा यूनियन पर पाबंदी नहीं थी तब बेशतर तलबा तंजीमें मखसूस सियासी जमातों के हाथों इस्तेमाल होने लगीं। तालीमी इदारों में जमहूरी रवैये परवान चढ़ने के बजाय तशद्दुद और जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून ने भी परवरिश पाई, हमने देखा यहाँ पर। बहरहाल अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है, अब ज़माना बदल चुका है। दुनिया में बदलते माहौल को देखकर नौजवानों से ज़्यादा मचोर रवैये की हमें तवक्को की जानी चाहिए। इसी पर ज़रा बात करते हैं। ऐसे ही एक होनहार नौजवान हमारे मौजूद हैं, अली अब्दुल्ला खान, जो सदर प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया अली अब्दुल्ला साहब। बताइएगा, नौजवान के श्रीलंका हमने देख लिया, नेपाल, बांग्लादेश के बाद अब इंडिया में भी जेनज़ी और तलबा ने आवाज़ उठाई, घर से निकले, अपने मकासद हासिल करके दिखाए। क्या तलबा का, स्टूडेंट्स का इस तरह मुतहर्रिक होना इस खत्ते में किसी इनकलाबी तब्दीली का इशारा है? एंड हमारे तलबा के शऊर की भी बात आती है, इस पर चलें आगे चलकर आपकी बात करेंगे, लेकिन अभी इस पॉइंट का ज़रा जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, तलबा का इस तरीके से मुतहर्रिक होना और सड़कों पर निकल कर आना अपने हुकूक के लिए यकीनन एक इनकलाबी तब्दीली का पेशखेमा है और एक इनकलाबी तब्दीली इन इटसेल्फ है। ये दरअसल आप देखते हैं, अगर इन तमाम तर ममालिक के अंदर आप देखें पिछले 20-30 साल के अंदर, तो स्टेटस को वहाँ पे जारी है। वहाँ पे जो एक स्टेटस को है उसमें आप देखते हैं एक पार्टी या दो पार्टीज़ वो वक्तन फ़वक्तन आपस में तब्दीली कर करके इक़्तिदार में आती रही हैं। हिंदुस्तान की अगर आप मिसाल ले लें तो हिंदुस्तान में आपको ये नज़र आता है कि 2014 से लेके अब तक वहाँ पर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। बांग्लादेश के अंदर आप देखते हैं तो हसीना वाजिद एक लंबे टाइम से रूल कर रही हैं। और ये जो तमाम तर गवर्नमेंट्स थी
इन तमाम तर ममालिक के अंदर हम ये देखते हैं कि ये बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं आवाम की उमंगों पे पूरे उतरने के लिए, ये बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं आवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरे करने के लिए, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोगों के अंदर जेन्युइन ग्रीवियंसेस थे। लोगों से बुनियादी तालीम हासिल करने का हक़ उन ममालिक में छीना गया, लोगों के लिए तालीम हासिल करना उन ममालिक के अंदर मुश्किल हो गया, लोगों के लिए रोटी हासिल करना उन ममालिक के अंदर मुश्किल हो गया, लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं कर पा रही थी ये गवर्नमेंट्स, जिसकी वजह से हमने देखा कि गम और गुस्सा उन लोगों के अंदर मौजूद था और उस गम और गुस्से की वजह से लोगों ने वहाँ पे मोबिलाइज़ किया और मोबिलाइज़ करके लोग इन हुकूमतों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल कर आए। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग इन रवैयों से तंग थे, लोग जमहूरियत का नफाज चाहते थे अपने ममालिक के अंदर। और हम ये देखते हैं कि ये जो नई आने वाली नस्ल है ये पुरानी नस्ल के मुकाबले में कहीं गुना ज़्यादा जमहूरी है और इसने जमहूरियत के लिए ये जदोजहद की, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इन्होंने इंडिया के अंदर अभी अपनी रिसेंटली डिमांड्स जो है वो मनवाई, बांग्लादेश के अंदर ये हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जो है उसको गिराने में कामयाब हुए। लेकिन इन तमाम तहरीकों के अंदर एक जो बुनियादी कमी रही वो किसी इनकलाबी पार्टी का ना होना था, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि उस तरीके से इनकलाब मुकम्मल नहीं हो सका उन ममालिक के अंदर। तो इन तहरीकों से जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाबी पार्टी जो है उसकी तामीर की भी कोशिश करें। अब अली अब्दुल्ला साहब, जहाँ जहाँ तलबा मुत्तहिद हुए हैं, आप एक इनकलाबी पार्टी की बात कर रहे हैं, वहाँ एक चीज़ मुश्तरक है, तलबा यूनियंस, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वालों में सियासी शऊर नज़र आया। क्या पाकिस्तान में तलबा यूनियंस अगर फ़ाल होती तो यहाँ भी कोई ऐसी ए पोलिटिकल हकीकी तब्दीली वाली आवाज़, कोई पुरअमन जद्दोजहद करने का रास्ता आपको लगता है मिल सकता था? क्योंकि यहाँ तो बच्चों को हमेशा दबाने की कोशिश की गई ना, मतलब हमारे ज़माने से लेकर अब तक। जी हाँ, मैं बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर तलबा यूनियंस बहाल होती तो यहाँ पर भी आपको जेन्युइन पॉलिटिकल वॉइसेस और जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हैं वो नज़र आती। तलबा यूनियंस के ऊपर बुनियादी तौर पे जो पाबंदी आयद की गई थी 1984 में जनरल ज़ियाउल हक़ की तरफ से, उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई भी संजीदा आवाज़ जो है वो ना बचे, कोई संजीदा आवाज़ जो है वो मुनज़्ज़म ना हो और जनरल ज़ियाउल हक़ की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ वो रेजिस्ट ना करे। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तलबा यूनियंस के ऊपर पाबंदी आयद करने के बावजूद पिछले कुछ अरसे के अंदर जो भी यहाँ पे मूवमेंट्स बनी, चाहे वो 2019 की स्टूडेंट मूवमेंट थी, ये दीगर कोई भी मूवमेंट यहाँ पे बनी, हमने ये देखा कि वो तमाम तर मूवमेंट्स भी तलबा के ही, यानी उसके अंदर भी जो मेन स्टेक होल्डर थे उन तमाम तर पॉलिटिकल मूवमेंट्स के अंदर वो भी स्टूडेंट्स थे। और वो तमाम तर रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद, तालीमी इदारों के अंदर बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन होने के बावजूद कि तलबा तालीमी इदारों के अंदर इकट्ठे होकर एक स्टडी सर्कल तक नहीं कर सकते, स्टडी सर्कल करने पे भी स्टूडेंट्स को जो है अकाउंटेबल ठहराया जाता है, स्टूडेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटीज़ बनाई जाती हैं। उसके बावजूद हमने देखा कि तलबा मुनज़्ज़म हुए और तलबा ने 2019 में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मुनज़्ज़म जदोजहद की तलबा यूनियंस की बहाली के लिए, उसकी रेस्टोरेशन के लिए, और वो जदोजहद आज भी जारी है। तो हम ये समझते हैं कि अगर तालीमी इदारों के अंदर तलबा यूनियंस बहाल हो जाएँ तो तलबा यूनियंस की बहाली से ये होगा कि तालीमी इदारों के अंदर तलबा आपस में बैठेंगे, तलबा एक डिस्कोर्स जनरेट करेंगे, तलबा सोचेंगे, तलबा सवाल करेंगे। और इस वक्त इस रियासत को सबसे बड़ा मसला, ये जनरल ज़ियाउल हक़ जैसे मिलिट्री डिक्टेटर्स को सबसे बड़ा जो मसला था वो यही था कि तलबा सोचें ना, तलबा से सोचने समझने की कैपेसिटी छीन ली जाए, तलबा को सवाल ना करने दिया जाए, जिसकी वजह से यूनियंस पर पाबंदी आयद की गई थी। तो इसलिए तलबा यूनियंस का बहाल होना इस मुल्क के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तलबा यूनियंस बहाल हों। तलबा यूनियंस बहाल करना वो बुनियादी और पहला स्टेप है, जिसके बाद आप देखेंगे मुल्क के अंदर एक लॉन्ग टर्म और बड़ी जो है तब्दीली आ सकेगी। अच्छा, अब आप लोग या आप पहले वाले तलबा हों या तलबा यूनियंस की बहालियों की कोशिश हम सब ने की हैं, तमाम हुकूमतों ने अपने अपने वक्त पर वादे भी किए हैं जो ज़ाहिर है कि पूरे नहीं हुए। अब हमारी बड़ी सियासी जमातें तलबा यूनियंस की बहाली आपको क्या लगता है क्यों नहीं चाहती, क्या वजह नज़र आती है आपको? इसमें जिस तरीके से आपने कहा कि जो भी साहिब इक़्तिदार होते हैं वो वादा तो करते हैं ये कि तलबा यूनियंस को हम बहाल करेंगे, लेकिन वो तलबा यूनियंस को बहाल नहीं करते। जनाब इमरान खान ने 2019 में ये वादा किया था कि यूनियंस बहाल होनी चाहिए, इमरान खान साहब ने ये कहा था। उससे पहले आप देखते हैं जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट की थी कि हम तलबा यूनियंस को बहाल करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी रिजर्वेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं चाहती बहाल हों। जहाँ तक सियासी तंजीमों की बात आप करें कि ये जो पार्टीज़ हैं ये क्यों नहीं चाहती कि यूनियंस बहाल हों, ये बुनियादी तौर पे इस वजह से नहीं चाहती यूनियंस की बहाली, क्योंकि अगर तलबा यूनियंस बहाल हो जाती हैं तो इनकी मरूसी सियासत का उसी दिन ख़ात्मा हो जाना है। रियासत पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि एक लंबे अरसे से यहाँ पे दो ख़ानदान रूल कर रहे हैं।
आपको नज़र आता है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का ख़ानदान, मियाँ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके छोटे भाई शहबाज साहब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी बेटी इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर हैं, शहबाज साहब के बेटे भी चीफ़ मिनिस्टर रहे। दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देखते हैं तो वो भी आप देखते हैं एक लंबा सिलसिला चलता आ रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज बिलावल भुट्टो जरदारी तक, एक लंबे सिलसिले में, यानी ख़ानदान के अंदर ही लोग इक़्तिदार में आए जा रहे हैं बार बार। तो अगर तलबा यूनियंस बहाल होती हैं तो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप उभर के सामने आएगी। जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप जब उभर के सामने आएगी, आवाम के सामने आएगी, तो उस दिन इनकी मौरूसी सियासत का खात्मा हो जाएगा। हम लोग ये समझते हैं कि तलबा को मुनज़्ज़म होकर इस निज़ाम को चैलेंज करना चाहिए, इनकी मौरूसी सियासत के ख़ात्मे के लिए निकलना चाहिए। और हमने ये इनिशिएटिव भी लिया है कि हमने ये 1 अगस्त को हम लाहौर के अंदर एक तलबा बैठक का भी इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें हम लाहौर के तमाम तर तलबा को दावत दे रहे हैं कि वो आएँ, आकर उधर मुनज़्ज़म हो, आकर अपने हुकूक की बात करें, अपने मसाइल पर बात करें और एक मुश्तरका लाहे अमल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि हम तमाम तर तलबा इकट्ठे होकर इनको चैलेंज करें, इनको अकाउंटेबल ठहराएं। हमने ये देखा कि ये हुक्मरान तबकात जो हैं, इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि एक मज़लूम, एक महकूम, एक गरीब, एक आम बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक वो ऐसा मुल्क है जिसके अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी तक तालीम हासिल ही नहीं की, यानी तालीम तक रसाई उनके लिए कभी मुमकिन थी नहीं, उन्होंने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, किसी स्कूल का मुँह नहीं देखा। हम ये देखते हैं कि इनकी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और हैं। ये अपने लिए जो है जहाज़ तो ख़रीदते हैं, अरबों रुपए के ये जहाज़ ख़रीदते हैं, लेकिन तालीम के ऊपर ये इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है तलबा के साथ जुड़ें, मुनज़्ज़म होकर इस निज़ाम को चैलेंज करें, तलबा यूनियंस की बहाली के लिए जदोजहद करें और इस मरूसी सियासत को ख़त्म करें। ज़बरदस्त अली अब्दुल्ला खान, अच्छा बोलते हैं आप और अच्छे रोशन ख्यालात हैं आपके। होपफुली यू सक्सीड इन व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू अचीव। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। आपको पता है ना, हुमानी होती तो फिर मैं बोर हो रहा होता हूँ, तो फिर मुझे अपने साथ के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। इसीलिए आज हमने ख़ास अहतमाम किया है और एक साज़ जो हम सब के दिल की तारों को छेड़ता है। जब इसकी तारें हिलती हैं, जब इससे सुर बिखेरे जाते हैं, तबले की तरह सितार भी ऐसा एक आला मौसीकी है जो हमेशा से ही क्लासिकी मौसीकी की बुनियाद में रहा है। और सितार के बड़े बड़े उस्ताद यहाँ हैं, यहाँ रहे हैं, और नई जनरेशन भी इन घरानों की, जो सितार नवाज़ घराने हैं, वो इस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है। और एक और ऐसा ही घराना, हुसैनी घराना, इसके चश्मो चिराग शहजाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और बड़ा सब्र आजमा और मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है ये। इस पे बड़ी आपको सही करनी पड़ती है, बड़ी आपको कोशिश करनी पड़ती है, बड़ी आपको रियाजत करनी पड़ती है। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। शुक्रिया आपका। प्लेजर। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब शहजाद, हम ज़ाहिर है आपसे सुनेंगे, वी आर रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैंने एक महफिल में इसी तरह आपको सुना और फिर वहाँ आपका मेरा तारुफ हुआ और सोचा कि आप वैसे तो बजाते रहते हैं, दुनिया आपके काम से वाकिफ़ है, लेकिन ये नेशनल टीवी है तो इस पर अलग ही मज़ा आएगा जब आप कुछ सुर बिखेरेंगे। तो आपने किस उम्र से शुरू किया? आप अपने घराने के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और ये मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है। और मेरा जयपुर सैनिया घराने से ताल्लुक़ है और मैं 6 साल की उम्र से सितार बजा रहा हूँ। तो बस स्कूल भी चलता था और 6 साल से सितार के लेसन्स भी चल रहे हैं। मतलब घर में माहौल ही ऐसा था कि हाँ बस इंस्ट्रूमेंट खुद ही उठा लिया, या फिर किसी ने इंसिस्ट किया कि नहीं अब ये तुम्हें भी सीखना है? ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हमें घर में मिला। हाँ। साथ स्कूल भी चलता था। हाँ। फिर मदरसे, सब चीज़ें साथ चलती थी, साथ हो रहा था। तो फिर ये कि थोड़ा बहुत सुन के आखिर में टाइम निकालते थे हम और हमें टाइम मिल जाता था। तो कौन सिखाता था? मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद साहब उस्ताद साजिद हुसैन साहब। बीच में कभी इस जर्नी में, मतलब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, यू वर अ यंग गाय, मतलब गिटार, पॉप म्यूज़िक और इस सब का ट्रेंड था, तो खुद सोचा कि यार मुझे यही करना है, या मुझे अगर म्यूज़िक ही करना है तो मैं कुछ और करूँ? ये ख्याल आया कभी? ये ख्याल आया था, बट गिटार देख के ख्याल आया था कि गिटार को बजाया जाए, बट मैंने देखा कि गिटार बजाने वाले बहुत सारे हैं। सितार क्योंकि बहुत कम लोग बजाते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको हम अब कंटिन्यू रखें। फिर सितार में जो रूह है वो गिटार तो मैच नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। दैट्स अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट एज वेल, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम गिटार एंड गिटारिस्ट्स, बट सितार की क्या शान है। अच्छा, मैंने कुछ फरमाइशें खुद ही सोच के रखी हुई हैं, अगर आप हम शुरू करें राग देश से? यस प्लीज़। बिस्मिल्लाह।
इसमें आपको एक लाइन सुनाता हूँ जो कि हमारे घराने की बंदिश है। बोल हैं उसके, ए बदरारे ए बदरारे हुमड गुमड गन गरजे बेजर चमक जिया डराए ए बदरारे। खूबसूरत, मतलब लिटरली यहाँ पे जितने लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक समा सा बन जाता है, ऐसा सहर तारी हो जाता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस और बस सितार की आवाज़ और सुर बिखेर रहे होते हैं। कितना मुश्किल काम है सितार बजाना, कितनी रियाजत चाहिए होती है? मतलब इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस कि आप सीखते रहते हैं, या फिर अगर आपकी बेसिक्स पक्की हो जाएं तो फिर आप बस जब भी उठाएं ज़िंदगी में बच जाता है? सीखना तो होता ही है, और सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को बनाना। तो बेसिक्स पे हम कम से कम काम करते हैं 3 से 4 साल। सारा बेसिक क्लासिकी मौसीकी सीखना ज़रूरी होता है बिल्कुल इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सारा इसी से ही बना है और सब कुछ, तो आगे जाके इजी हो जाता है। जब आपकी बेसिक्स बुनियाद जब अच्छी हो जाती है तो आगे जाके अच्छा हो जाता ही है, तो बड़ा इजी हो जाता है। ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आप मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स ने बड़ा नाम भी कमाया लेकिन सफ़र भी किया। ज़ाहिर है उनको वो एटलीस्ट मुआवजा नहीं मिला, उनके रेम्यूनरेशंस नहीं मिले, वो पैसा नहीं बना सके जितना दुनिया उन्हें बनाना चाहिए था गए वक्तों में। अब क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं? अब थोड़ा बहुत म्यूज़िक की तरफ से देखा जाए तो लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा तब्दीली इसमें ये है, लोग मज़ीद कदर की निगाह से देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, कदरदान तो खैर फ़न के हमेशा ही रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको माशी आसूदगी भी तो चाहिए होती है ना, पैसे भी ज़रूरी होते हैं, और आर्टिस्ट को उसका जायज़ मुआवजा मिलना भी बड़ा ज़रूरी है ना। सो और अब कुछ रंजिशी से ही सोचा था हमने। जी बिल्कुल, मैं आपको सुना। चलिए कैन आई पुट यू ऑन स्पॉट? आदत कर सकते हैं हम? चलें, ठीक है। जल / आतिफ असलम्स फेमस मेरा एक अलग फ्लेवर हो जाएगा ना, बिल्कुल ही 180 डिग्री हम लेने लगे यहाँ पे।
वाह वाह। भाई शहजाद भाई छा गए हैं माशाल्लाह। प्लीज़ हमारे साथ ही बैठें और हम अब आप कुछ रेस्ट देंगे, कुछ खबरें हम शामिल करेंगे और आखिर में हम एक, चूँकि कल 1 अगस्त है, उसकी मुनासिबत से हम एक मिली नगमा आपसे अख्तिताम में सुनेंगे। सो प्लीज़ स्टे विद अस। आप भी साथ ही रहिए। ज़रा अपडेट हम आपको भी दे दें कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच बस 2 दिन की दूरी पर है और सीरीज़ जीतने का मामला तो खैर अब सीरीज़ बचाने तक आ गया है पाकिस्तान टीम को, और ख़ास तौर पर सीनियर्स को जिम्मेदारी लेना होगी। और एक तो पहले ही बैटिंग लाइन हमारी शदीद मुश्किलात का शिकार है, ऊपर से शान मसूद से मुताल्लिक़ इत्तलात आ रही हैं कि पहले टेस्ट में सेंचुरी स्कोर करने वाले शान मसूद शायद दूसरा टेस्ट नहीं खेल सकेंगे। कल पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सरफराज अहमद की टीम मीटिंग में अहम गुफ्तगू भी हुई। सरफराज अहमद ने जोर देकर कहा कि हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि एक ही तरह की गलतियाँ बार बार हो रही हैं, दोहराई जा रही हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने वही बात कही जो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग मुसलसल कोलैप्स कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुखालिफ टीमों के टेल एंडर्स भी रन्स करते हैं। टेस्ट टीम की मुसलसल शिकस्तों से शायद ही कोई बंदा हो जो आज मायूस ना हो, लेकिन डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेक्टर आकिब जावेद पर उम्मीद है कि सीज़न के अख्तिताम पर रेड बॉल क्रिकेट के मसाइल हल हो जाएंगे। जो रेड बॉल है उसमें प्रॉब्लम्स हैं और वो हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो फास्ट बॉलिंग है उस हवाले से काफ़ी बातें भी हो रही हैं। तो हम वेट कर रहे हैं कि अली रज़ा या दूसरे जो बॉलर्स हैं ये इस सीज़न में खेलें और अपने आप को जब तक आप सीज़न ही खेलते पूरा 4 डे का आपका वो जो टेस्ट मैच की प्रिपरेशन है उस तरह से नहीं होती। इट ऑलवेज टेक सम टाइम और आई थिंक कि इस सीज़न के बाद हमारे काफ़ी जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो जाए। अच्छा, हम भी तो आगो हैं कि परफॉर्मेंस जो कह रहे हैं वैसा हो, लेकिन क्या वैसा होने के आसार नज़र आ रहे हैं? इसी पे ज़रा बात करते हैं। अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई, एक तो बड़ी सीधी बात नज़र आई है कि पाकिस्तान जिस तरह टेस्ट हारता चला जा रहा है, मरकज़ी मसला बैटिंग का ही है। अब आप ये समझा दें कि मसला टैलेंट का है, टेम्परामेंट का है, टेक्निक का है या कुछ और है? देखिए, एक मसला नहीं है पाकिस्तान के साथ, बहुत मसले हैं। टेम्परामेंट का भी बिल्कुल मसला है, फिर शॉट सिलेक्शन का भी अपनी जगह मसला मौजूद है। फिर देखिए, फिटनेस का बड़ा अमल दखल होता है कि जब आपने लंबी इनिंग खेलनी होती है, अपने आप को ग्राइंड देना होता है गर्म कंडीशन में, बड़ा प्रेशर होता है। तो अगर आपकी फिटनेस ही ठीक नहीं है तो आपका ब्रेन और आपकी बॉडी जो है इतना सर्वाइव अंदर कर ही नहीं सकती और इवेंचुअली यू गिव इट अवे। एक गलत शॉट सिलेक्शन आपको देखने के अंदर नजर आती है। फिर प्रेशर हैंडलिंग एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जो कि बड़े अरसे से हम बताते आ रहे हैं कि जहां पे भी, और आप कप्तानों को भी सुनते होंगे, वो एक ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम जो क्रंच सिचुएशन आती है उसको अपनी तरफ नहीं लेके जाते। तो ये हमने तो नहीं ना बाहर बैठ के ठीक करनी है। आप खेल रहे हैं 6-6, 8-8 साल आपको टीम के अंदर हो गए हैं, पूरी टीम की जिम्मेदारियां आपको दी हुई हैं, ना कोई आपको बाहर निकालता है, ना आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी है। वही सेम ग्रुप ऑफ प्लेयर आपको इक्का दुक्का जो है ना इधर उधर करके सारे नजर आ रहे हैं। तो ये हमने या आपने तो नहीं करनी है, ये तो वही पेड प्रोफेशनल्स करेंगे कि जिनको करोड़ों रुपया जो है ना, लाखों रुपया महाना और करोड़ों रुपया सालाना जो मिल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, चाहे वो PSL के थ्रू है, चाहे डिफरेंट लीग्स हैं, चाहे स्पॉन्सरशिप है, चाहे बल्ले के स्पॉन्सर हैं, ये तमाम चीजें प्लेयर को मिल। तो प्लेयर ने ही अपनी जो शॉर्टकमिंग्स है उनको इम्प्रूव करना है। तो ये कोई एक चीज नहीं है और अब आप इनसे एक्सपेक्ट भी ना करें। इसलिए हम बात करते आए हैं कि जब तक आप यंगस्टर्स को खुले चांसेस नहीं देंगे, यंगस्टर्स को नहीं लेके आएंगे, तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। इन लोगों के अंदर जो कैपेसिटी थी वो हमने 10-10 साल हो गए वो देख ली है। अब इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिवाय इसके
कि जो रुख पीसीबी की तरफ होना है वो सीनियर प्लेयर्स की तरफ भी रहे और जो है ना जो क्रिटिसिज्म है वो डाइवर्ट हो जाए। इसके अलावा और कोई चीज नजर आ नहीं रही है और ये सिलेक्शन कमेटी ये सेटअप बड़े अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक है और वो जो रिजल्ट्स वो जो चेंजेस रिक्वायर्ड थी पाकिस्तान टीम को वो जो रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं वो करने में नाकाम है, सिवाय इसके कि कौम को आके प्रिपेयर किया जा रहा है कि हमारे पास 140 प्लस के बॉलर आ रहे हैं, आपने घबराना नहीं है। और हम जीते ही कब थे 92 के अलावा, चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा, 2009 के वर्ल्ड कप के अलावा हम जीते ही कब थे। तो इस तरह कौम को प्रिपेयर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट वेस्ट इंडीज से तो हम जीत ही जाते थे, लेकिन ये टीम जो है बिल्कुल हथियार डालते हुए नजर आई, कोई फाइट नहीं है इस टीम के अंदर, बची कुची रह गई जो। अच्छा अहमद खान को सीरीज तो बचानी है, अगला मैच जाहिर है उसके लिए जीतना ज़रूरी है, सो टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए? मसला ये है कि तब्दीलियां आप क्या ही कर लेंगे, जिनको आपको आपने तब्दील करना था रिप्लेसमेंट है उनको तो आपने पहले अब्दुल्ला फजल को आपने इंजर्ड करा दिया है और कोई इस अवाम को बताया नहीं है कि उनको हुआ क्या है, उनके कोई MRI दिखाया हो, कोई किस नवैयत की उनको इंजरी है। वो जो है ना पिछले सीरीज के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस की थी वो आपके पास अब है नहीं। फिर आपके जो परफॉर्मर थे रुहेल नजीर जिन्होंने हैवीली परफॉर्म किया हुआ है ओवर द ईयर्स, और उनकी बारी थी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलने की, जो कि रिजवान की फॉर्म आप देख ही रहे हैं, विकेट पर डांस करते हुए वो नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी कंफर्टेबल वो है नहीं और इस तरह के गेम प्ले कर रहे हैं कि उनको देख के बाकी भी जो प्लेयर्स होते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर या नॉन स्ट्राइकर के अंदर उनको भी ऐसा लगता है कि विकेट में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो वी नीड स्टिक फ्रॉम आवर सीनियर प्लेयर्स जो कि ओवर द ईयर्स ये लोग प्रोवाइड नहीं करते आए। फिर बाबर आजम ने भी आप देखे कि वो बैट कैरी कर गए और टेल को एक्सपोज करके कहते हैं कि तुम मारो। तो यही आपके लीडरशिप है, यही आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, rather than taking the hard yards and leading from the front and showing youngsters how it's done, this is the way they're showing to the youngsters कि जब आपके पास कमांड आ जाए, पावर आ जाए, आपने सिर्फ अपना देखना है, खुद नॉट आउट जाना है और टेल्स को एक्सपोज करना है और दूसरे You summed it up. Thank you Ahmed bhai, thank you for being with us. Thank you with us. अच्छा जी, थैंक यू। सो अभी 2 दिन हैं, लेट्स सी क्या होता है अगले मैच की, जाहिर है तभी बात करें जब अगला मैच शुरू होगा। आज वैसे भी फ्राइडे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद हुसैन साहब, सितार नवाज़ हैं और ज़बरदस्त टैलेंट है, इनके आबाओ अजदाद से इन्हें मिला है, दादा, वालिद साहब, भाई। और ये प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, टाइम हमारे पास कम है। मैंने इनसे कल ही कहा था कि चूँकि कल से अगस्त का महीना शुरू हो रहा है एंड आज़ादी मोड में हम आ जाएंगे बाज़ाब्ता तौर पर, सो आज का शो भी हम जुलाई की आखिरी तारीख का शो भी हम आखिरी एक ज़बरदस्त बिल्ली नगमे की धुन के साथ ख़त्म करते हैं। आपसे मैं इजाज़त ले रहा हूँ, ये सुनते जाइए एंड वी आर गोना सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।